Hello everyone, welcome to Backup Biology and welcome to super important series on NCERT NEET Biology। मैं हूं लता गौर, आपकी बायोलॉजी के एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th NCERT बायोलॉजी, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इस यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया था और आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर किए थे। हमने उस वीडियो में एक बहुत ही ग्रेट एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट दैट इज़ अर्नस्ट मेयर के बारे में जाना था। अगर आप में से किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। इस पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि लिविंग वर्ल्ड बहुत ही वंडरफुल है, बहुत अमेजिंग है। इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स देखने को मिलेंगे लाइक कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स। और इन हैबिटेट्स में आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है हैबिटेट वर्ड। हैबिटेट इज़ अ नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। देन ये कह रहा है द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। इन लाइन्स का मतलब है कि इस बायोडाइवर्सिटी रिच लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वे सब के सब एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह के इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट में भी हैं और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन भी दिखाते हैं। कन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है? नेचुरल रिसोर्सेज का। क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं? फॉर द शेल्टर, फॉर द वाटर, फॉर द फूड एंड फॉर अदर नीड्स। क्लियर? कॉपरेशन भी दिखाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। अब ये कहता है कि इस क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट इंडीड लाइफ इज़, इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं। फर्स्ट वन जो है टेक्निकल टर्म में है, दूसरा फिलॉसफिकल टर्म में है। टेक्निकल टर्म्स में ये लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग की बात कर रहा है। दूसरी तरफ फिलॉसफिकल वन में ये कह रहा है कि व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एज ए साइंटिस्ट we shall not attempt answering the second question, we will try to reflect on what is living। देखिए ये कह रहा है कि एज ए साइंटिस्ट वी विल कंसीडर ओनली टेक्निकल आंसर। क्यों? साइंस जो है वो टेक्निकल टर्म्स में विश्वास रखती है, साइंटिफिक फैक्ट्स में विश्वास रखती है, नॉट ऑन द फिलॉसफी। सेकंड वन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये यहाँ कह रहा है व्हाट इज लिविंग। ये कह रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ लिविंग तो हम जनरली बोल देते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट। ज़्यादा फीचर्स ऐड करने हो तो हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। यहाँ पे ये कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास as well as increase in number of the individuals। ग्रोथ क्या है? एक ट्विन करेक्टरिस्टिक फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज इंक्रीज इन मास एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर। देन ये कहता है अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब के सब सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रोथ शो करते हैं। अगर प्लांट्स की हम बात करें तो ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन के थ्रू होगी एंड दिस ग्रोथ विल टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना यहाँ पे। दूसरी ओर अगर एनिमल्स की बात करें, ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ग्रोथ प्लांट्स में लाइफ लॉन्ग रहेगी, एनिमल्स में लाइफ लॉन्ग नहीं देखने को मिलती है ग्रोथ, ओनली अप टू सर्टेन एज तक ही देखने को मिलेगी। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। यहाँ पे ये कह रहा है हाउएवर सेल डिवीजन होगी एनिमल्स में, बट क्यों होगी? टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए लॉस्ट सेल्स की जगह न्यू सेल आएगा, बट ग्रोथ नहीं होगी आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज। क्लियर?
अब यहाँ पे ये कहता है कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो करते हैं? जी हाँ, ज़रूर करते हैं। कैसे? सेल डिवीज़न। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही सेल डिवीज़न द्वारा अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ शो करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे ये कहता है वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस in vitro cultures. Why? Simply counting the number of cells under the microscope. In vitro cultures मतलब लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बैक्टीरिया को अगर कंसीडर करें, तो अगर आप बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कराएंगे, तो अगर आप 1-2 घंटे के बाद नोटिस करेंगे तो वह ग्रोथ शो करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है, और आप माइक्रोस्कोप के अंडर उसे देख के काउंट कर सकते हैं उसका नंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये कहता है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इंपॉर्टेंट है। कैसे? हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ अलग चीज़ है, रिप्रोडक्शन अलग चीज़ है। दूसरी तरफ अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। क्लियर? नाउ one must remember that increase in body mass is considered as growth. हम ज़्यादातर ये याद रखते हैं कि बॉडी मास में इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज ग्रोथ, बट ग्रोथ इज ऑल्सो इंक्रीज इन नंबर, याद रखना है। देन ये कहता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। कैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो करते हैं? लाइक माउंटेन्स, बाउल्डर्स है, सैंड माउंट्स की ये बात कर रहा है, तो वे भी ग्रो करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है, तो उसकी बाहरी सरफेस के ऊपर कुछ लेयर्स मड की या सैंड की या कुछ और मटेरियल अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। इस तरह से इस स्टोन का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए नॉन लिविंग केसेस में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ क्या है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ इज इंट्रिंसिक इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रिंसिक वर्ड आपने याद रखना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केसेस में एक्सट्रिंसिक को कंसीडर नहीं करना है। क्लियर? नाउ however this kind of growth exhibited by the non-living objects by the accumulation of materials on the surface, मैंने अभी बताया, ठीक है। in living organisms growth is from inside. Important, that is intrinsic growth is shown by living organisms. Therefore growth cannot be taken as defining property of living organisms. तो हम सिर्फ ग्रोथ के आधार पे लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग नहीं कह सकते। इसके लिए हमें अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, एक और यहाँ पे एग्जेप्शन इन्होंने दे दी है। नाउ हमारे पास सेकंड पैसेज है, दैट इज रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये कहते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स, अपनी जैसी प्रोजेनी को पैदा करना, जो कि थोड़े बहुत फीचर्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते होंगे। क्लियर? अब ये कह रहा है इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर्स टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है जब भी रिप्रोडक्शन की बात करती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कंसीडर्ड अंडर रिप्रोडक्शन। क्लियर? सो यहाँ पे कह रहा है फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स विच दे प्रोड्यूस। सो देखिए स्पोर्स क्या है? दीज आर एसेक्सुअल बॉडीज, या एक तरह के सेल्स होते हैं जो कि फंजाई डेवलप करती है, और ये स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं दूर दूर तक,
और जब सूटेबल एनवायरनमेंट इन स्पोर्स को मिलता है तब ये वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? नाउ ये कह रहा है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व वर्डिंग। सो देखिए यीस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, वर्डिंग होती है। जैसे ये यीस्ट है तो इसकी बॉडी में एक प्रोटर्वेंस जो है वो ग्रोथ जो है वो डेवलप हो जाएगी और जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद इस प्रोटर्वेंस में माइग्रेट कर जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा वैसे ही कंस्ट्रिक्शन सी बनेगी यहाँ पे और ये वड जो है वो पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएगी। जब ये पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएगी तो इट विल ग्रो एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से बडिंग होती है यीस्ट एंड हाइड्रा में। नाउ ये कह रहा है आगे इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स जिन्हें कहते हैं वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। इंपॉर्टेंट। सो क्या होता है प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया की जो बॉडी है जब अगर टूट जाए, स्प्लिट हो जाए, फ्रेगमेंट्स में टूट जाए तो इसके टूटे हुए फ्रेगमेंट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। ठीक है, इस तरह से प्लेनेरिया जो है वो ट्रू रीजनरेशन शो करते हैं। दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? दूसरी तरफ ये बात कर रहा है द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गा, द प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ध्यान में रखना है आपने। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular alga or amoeba, reproduction is synonymous with growth. मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो इंक्लूसिव इवेंट्स है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। दूसरी तरफ हायर मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्लियर? सो reproduction is synonyms with growth, that is increase in number of cells. ठीक है, we have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence we notice that in single celled organisms we are not very clear about the uses of these two terms growth and reproduction. So growth and reproduction के आधार पे भी हम living versus non living clearly नहीं describe कर सकते हैं, इसलिए हमें अनदर करेक्टरिस्टिक फीचर को देखने की ज़रूरत है। फर्दर यहाँ पे ये कह रहा है देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस म्यूल, स्ट्राइल वर्कर वीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एट्सेट्रा। हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैनॉट बी टेकन एज ऑल इंक्लूसिंग डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। तो अनदर टर्म है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। सो सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी इज रिगार्डेड एज मेटाबॉलिज्म। सो देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वे सब के सब केमिकल से बने हैं। ट्रू है ये बात। दीज केमिकल्स स्मॉल हैं या बिग हैं, ये अलग अलग क्लासेस साइजेस से बिलोंग करते हैं, इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये केमिकल्स कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, और यही जो कन्वर्जन है इसे ही मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा गया है। क्लियर? सो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की एक और डेफिनेशन देखने को मिल रही है कि ये जो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली कन्वर्ट होते रहते हैं अदर बायोमोलिक्यूल्स में। क्लियर? नाउ there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular और मल्टीसेलुलर। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती ही होती हैं। सो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अक्रिंग इन द बॉडी इज रिगार्डेड एज मेटाबॉलिज्म एंड नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपने समझना है जो मैं भी बताने वाली हूँ आपको। देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम्स। देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के बाहर भी होती हैं इन अ सेल फ्री सिस्टम। ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दीज
isolated metabolic reactions take place outside the body of an organism performed in the test tube, and these reactions are neither living nor non-living. Clear? देखिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में पहला पॉइंट है कि ये बॉडी के बाहर होती हैं, दूसरा पॉइंट है ये टेस्ट ट्यूब में होती हैं, तीसरा पॉइंट है ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है. Hence, while metabolism is defining feature of all the organism without exception, यहाँ पे isolated metabolic reactions एक exceptions आ गई जो कि कहाँ हो रही हैं? In vitro हो रही हैं. These reactions are not living things but surely living reactions. देखिए, एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है in the presence of oxygen into carbon dioxide and water plus एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, अब अगर यही मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के बाहर किसी सिस्टम में हो तो आप इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? दिस विल बी रिगार्डेड एज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन. क्लियर? सो देखिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वेरियस रिसर्चेज परफॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं और मेटाबॉलिक पाथवेज को स्टडी करने में हेल्पफुल रहती हैं. टेस्ट ट्यूब में हम जो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सब की सब क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. इंडस्ट्रियल स्केल में भी क्या होता है? बायोकैटालिस्ट्स यूज किए जाते हैं फॉर सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their environment, important, and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. Stimuli क्या चीज़ है? Stimuli are those changes which make our body to react. कि वो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में जो कि हमें रिएक्ट करने पे मजबूर कर देते हैं. दीज आर स्टिमुलाई. जैसे टेम्परेचर अगर बाहर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी ताकि हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाए. ठीक है, रिस्पॉन्ड किया हमारी बॉडी ने. अब अगर ठंड बाहर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, ताकि हीट जनरेट हो हमारी बॉडी में. इस तरह से हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया. ठीक है, सो देखिए, स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं? फिजिकल, यानी कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है या प्रेशर में चेंज आ रहा है, सराउंडिंग्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. केमिकल भी हो सकता है. कैसे? हवा में पोल्यूटेंट्स रहते हैं, वो पोल्यूटेंट्स अगर हम इनहेल कर लें तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे और हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करेगी उनके अगेंस्ट. ठीक है, दूसरी तरफ बायोलॉजिकल स्टिमुलाई है. जैसे कोई बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, इन्फेक्शन कॉज कर दिया उसने, तो हमारी बॉडीज़ जो है उसके अगेंस्ट क्या करेंगी? कुछ एंटीबॉडीज़ रिलीज करेंगी. इस तरह से बायोलॉजिकल स्टिमुलाई को हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया. सो वी सेंस आर इन्वायरमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स लाइक आई, एयर, नोज, स्किन, टंग. ठीक है, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, temperature, other organisms, pollutants, etc. All organisms from the prokaryote to most complex eukaryotes can sense and respond environmental cues. So यहाँ पे ये कह रहा है चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, they all also can respond to the environment cues. देन नेक्स्ट ये कहता है फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज. मैंने अभी पोल्यूटेंट वाली एग्जाम्पल दी आपको. ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग. इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली इंपॉर्टेंट ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही देखने को मिलती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती है देखने को. सो कॉन्शियसनेस इज देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. में इंपॉर्टेंट है ये लाइन. कैसे? MCQ आएगा कि among following which is defining property of living organisms. तो ऑप्शन होंगी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. सो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगी? कॉन्शियसनेस. क्लियर? नाउ ये कहता है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज ऑल द मोर
difficult to defining the living state. We observe patients lying in coma in hospitals virtually supported by machines which replace hearts and lungs. तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कोमा में होते हैं. आप ऐसे पेशेंट्स को क्या कहेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग? द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, द patient has no self-conscious, are such patients who never come back to normal life, living or non-living. Now, in higher classes, you will able to know that all living phenomena are due to underlying interaction. So, इस पूरे पैराग्राफ में interaction word बहुत important है. जो कुछ भी होता है हमारी बॉडी के अंदर, interaction, interactions, interactions. Clear? So, देखिए कैसे interaction यहाँ पे important है. Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. तो देखिए tissues क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स. सो ये कह रहा है कि कोई टिश्यू की कोई एक प्रॉपर्टी है तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से नहीं आ रही है. दैट प्रॉपर्टी अराइजेज ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन सेल्स ऑफ दैट टिश्यू. क्लियर? Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelles but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelles. ये कह रहा है अब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट से ये पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनेलीज की. जो ऑर्गेनेलीज के मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स के अंदर इंटरेक्शंस होंगी वो डिटरमाइन करेंगी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनेल्स. क्लियर? नेक्स्ट ये कह रहा है दीज इंट्रैक्शंस रिजल्ट्स इन एमर्जेंट प्रॉपर्टी एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन इंपॉर्टेंट है? इंट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स. क्लियर? दिस फिनोमिनन इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ द organizational complexity of the all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. So, biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organism on the earth. All living organisms, चाहे वो पास्ट में थे, प्रेजेंट में हैं या फ्यूचर में होंगे, they all will be linked to one another by sharing of the common genetic material. चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. हायर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है. कुछ वायरसेस में आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है. सो ये कह रहा है सब में कॉमन जेनेटिक मटेरियल होगा बट टू वेरिंग डिग्री. इम्पॉर्टेंट, ठीक है. वेरिंग डिग्री क्या? सबके जेनेटिक मटेरियल में जीन्स प्रेजेंट होंगी, वह सब जीन्स क्या होंगी? डिफरेंट होंगी फ्रॉम वन अनदर. इस तरह से सब में जो है वो वेरिंग डिग्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगी. सो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करने वाली हूँ. अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहे. और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा. सो थैंक यू एवरीवन.